कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होना चाहिए। दगड़ियों, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आ रहा हूँ, वो सिर्फ पहाड़ की चिंता नहीं है, बल्कि जो ये सफ़ेद सफ़ेद हिमालय दिखता है और इस सफ़ेद सफ़ेद हिमालय से लगी हुई जो पर्वत श्रृंखलाएँ, खासकर भारत के हिस्से की पर्वत श्रृंखलाएँ, उसके अंदर जो एक कशमकश है, उसके साथ में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़कर कुछ परोसने की आज हिम्मत या साहस कहें, वो जुटा रहा हूँ। अभी हिमालय में अगर हम देखते हैं, हिमालयी राज्यों में, तो लद्दाख एक नाम चल रहा है, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को पिछले दिनों, वैसे तो नेशनल मीडिया से तो आप उम्मीद ना करें कि जनता की मांगें, आम आदमी की मांग, क्षेत्रीय मांगों को वो अगर कहीं उठी भी हैं तो वो आपको दिखाएंगे, परोसेंगे, ये उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में सोनम वांगचुक ने जो अभी एक बहुत बड़ा रैली जैसी निकाली थी लद्दाख में, वो दिखाई थी। और उस पूरे रैली का अगर लब्बो लबाब में बात की जाए तो उन्होंने कहा कि साहब, हमें आप अनुसूचित जनपदों का जो अधिनियम है, जो नियम है, जो उनके लिए व्यवस्था है, उसके सेक्शन 6 6वीं अनुसूची में आप लद्दाख को जोड़िए। वो कहते हैं कि जब तक हम कश्मीर को लद्दाख से अलग करके कश्मीर 370 हटाना और वहाँ सबके लिए खोलना आदि आदि जो बातें थी, वो सबको मालूम है। लेकिन सोनम वांगचुक की जो चिंता है वो ये है कि ये जो नया परिवर्तन हुआ है, इससे लद्दाख का जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, जो उसका खनिज है, वहाँ का रहन सहन इत्यादि है, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनके मूल अधिकार हैं, वो उनको छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक रास्ता तलाशते हैं और कहते हैं कि साहब, लद्दाख को शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट की जो 6ठी अनुसूची है, अनुसूचित जनपदों की जो 6वीं अनुसूची है, उसके साथ जोड़ा जाए। अब मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। सामान्य रूप से अगर हम भारतीय हिमालय के किसी भी प्रांत में जाते हैं तो स्थितियाँ कमोबेश एक जैसी हैं। दिल्ली से हाँकी जाने वाली, और दिल्ली ने जो व्यवस्था हिमालय में की है, कश्मीर ने 370 के बहाने अपने को बचाया था, तो लद्दाख भी उसमें बचा हुआ था। और जब 370 हट गई और वहाँ जो उनको एक डर था, वो सोनम वांगचुक के रूप में लद्दाख से सामने आया है। तो उत्तराखंड में 1970 तक उत्तराखंड अनुसूचित जनपदों की जो 6वीं अनुसूची है, उसमें आच्छादित था। और जब इसको हटाया गया, 70 में जब हटाया गया, तो मुझे याद है कि 1975, तब तक तो मेरा भी अध्ययन इसमें नहीं था। 1975 में मुझे पहली बार, मैं गांव आया था, तो वहाँ वन पंचायत होती है हमारे गांव में। तो अचानक मैंने जब वन पंचायत की नियमावली देखी, तो वो जो नियमावली बनी थी वो 1930 वाली थी। और 1930 की जो नियमावली थी, वो नियमावली शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट की 6ठी अनुसूची से शक्ति लेकर बनाई गई थी। तो 1975 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। खैर, मैंने एक तरफ से देखा, सुना, और फिर थोड़ा सा अध्ययन किया तो मालूम पड़ा कि ये जो 6वीं अनुसूची है, वो हमको ब्रिटिश हुकूमत के दौर से ही यहाँ हम आच्छादित थे। और उसी अनुसूची के तहत आपको याद होगा, एक हिल सर्टिफिकेट बनता था नौकरियों के लिए, फौज में लंबाई में छूट, और भी बहुत कुछ। 1970 में जब इसको हटाया गया, तो ये बात नहीं है कि लोग चुप रहे हों। अगर आप उत्तराखंड में वन आंदोलन देखेंगे 70 से 80 के बीच में, और जो वन आंदोलन था, वो गुस्सा था 6वीं अनुसूची से हमको बाहर करने का। तो हमें लगा कि अगर हम वनों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लें
तो छठी अनुसूची तो केंद्र ने हमसे ले लिया। अगर वनों का प्रबंधन पूर्व की तरह आ जाए, यानी 1815 से पूर्व की स्थिति में आ जाए, ये कहें कि 1867-68 जब पहला वन अधिनियम बना था और वन विभाग लागू हुआ था, उससे पूर्व की स्थिति में आ जाए तो हमारी समस्याएं कहीं खत्म हो जाएंगी। ये आंदोलन था 70 से 80 के बीच का वन आंदोलन। 1970 में जब हमको छठवीं अनुसूची से हटाया गया तो निश्चित रूप से था कि अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी हम पर लागू हो सकता है। निश्चित था कि वन अधिनियम के और कठोर कानून हम पर लागू हो सकते हैं। निश्चित था कि हमारा जो भूमंडल है, भूभाग है, वो बड़े बड़े सरमाएदारों को उद्योग के नाम पर, खनन के नाम पर और व्यावसायिक हित के लिए दिया जा सकता है। और बड़ी चीज कि जैसे ये अधिनियम हटा और हम सामान्य जनपद हो गए तो पहला काम टिहरी जल विद्युत परियोजना आपने देखी होगी कि टिहरी की जो जल विद्युत परियोजना थी उसके रास्ते ही नहीं खुले। अब तो सारी की सारी नदियां आपकी बिक चुकी हैं। लेकिन बागेश्वर के अंदर जो खड़िया का बहुत बड़ा क्षेत्र, और वो नाप में भी कृषि भूमि, बागेश्वर की जितनी भी खड़िया खुद रही है, प्रशासन कितना भी झूठ बोले, सच ये है कि वो कृषि भूमि पर ही खदानें स्वीकृत हुई हैं। अगर सेक्शन 6 लागू होता तो शायद सरल नहीं होता। तो सेक्शन 6 को जो हमसे छीना गया वो इसीलिए छीना गया क्योंकि ये पहाड़ का जो खनिज था, पहाड़ की जो कहते हैं जवानी जाए भाड़ में, लेकिन पानी और खनिज जो था उस पर नजरें थी। किसकी नजरें थी? भाई उन्हीं लोगों की नजरें थी जिनके बहुत बड़े बड़े चंदों से राज्यों की सरकारें बनती हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े चंदों से, जुगाड़ों से केंद्र की सरकार बनती है, उनकी नजरें थी। यदि सेक्शन 6 लागू होता तो शायद नाकुरी पट्टी के जो हरे हरे खेत थे, बहुत अच्छा वाला धान जहाँ पैदा होता था, गेहूं पैदा होता था, मानिर, कौड़ी, मडुआ और धानों के भी कई किस्म, वो सब पैदा हो रहे होते। अब वहाँ क्या है, सफ़ेद मिट्टी निकल रही है। अभी अच्छा लग रहा है। अगर दुनिया के खनन क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ खनन का काम पूरा हो चुका है तो आप देखेंगे कि जो वहाँ के मूल निवासी थे वो कहाँ गए ये पता नहीं लगेगा। विद्युत परियोजनाओं का आप देखिएगा, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए बनी है। अस्कोट में आप नहीं, हमारा ये चमोली जनपद के अंदर आप चले जाइए, जोशीमठ बचाओ संघर्ष चल रहा है। जोशीमठ को समस्या कैसे हुई सब जानते हैं। हमसे सेक्शन 6 छीना गया, हम चुप नहीं थे। उस सेक्शन 6 के छीनने के बाद वन आंदोलन चला। 10 साल के बाद हमको लगा कि हम तो वन आंदोलन में भी ठगे गए हैं। दगड़ियों, बहुत संगीन मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है सेक्शन 6। सेक्शन 6 अगर लागू होता है तो सरकारी नौकरियों में आपको अधिकार होता है, केंद्र की नौकरियों में आपका अधिक अधिकार बन जाता है। राज्य की अन्य राज्यों में भी आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं क्योंकि आप अनुसूचित जनपद की 6वीं श्रेणी से आ जाते हैं। इधर जब हमको लगा कि हम वनों के आंदोलन में ठगे गए तो हमने राज्य आंदोलन की मांग की। अब राज्य बनने के 24-25 साल के बाद स्पष्ट हो गया है कि राज्य उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए तो बना ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या थी पलायन, जो शेड्यूल 6 हटने के बाद बहुत चालाकी के साथ स्थापित करवाई गई थी। पलायन की समस्या, वन्य जीव वन आंदोलन के बाद वन आंदोलन में चिपको की अंगुली पकड़कर सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया। वन विभाग कितना झूठ बोले, लेकिन सच ये है कि बाकी नगरों में, अभी आप श्रीनगर से आप देख रहे होंगे कि बाघ सड़कों में घूम रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं। बागेश्वर में आप देख रहे होंगे कि बाघ अपने बच्चों को घुमा रहा है बाजार सड़क में। जगह जगह CCTV कैमरे लगे, उसमें लोग बहुत वायरल कर रहे हैं वीडियो कि कुत्तों को बाघ खा चुका है, जानवरों को बाघ खा चुका है। अब बाघ अपने शावकों को सड़कों में टहला रहे हैं। हिंसक बाघ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो बाघ है। बाघ पहाड़ों में फैल चुके हैं और बाघों के साथ साथ वो पर्यावरणविद
वो वन संरक्षणविद और वन्य जीवों को प्रेम करने वाले लोग भी बहुत तेजी से फैलाए हैं। आप आज कह दीजिए वन संरक्षण अधिनियम वापस लो, कल जैसे श्याओ नहीं होते, एक बोलता है तो बहुत सारे बोलने लगते हैं, उसी तरीके से ये पर्यावरण वाले एनजीओ वाले वो एक साथ चिपट पड़ेंगे आपके खिलाफ कि आपने तो साहब हिमालय के खिलाफ बोल दिया। 1970 से पहले 6वीं अनुसूची हटने से पहले हमारे गांव में जो बाघ मारने वाला होता था वो बहुत सम्मानजनक पद होता था, और आज बाघ मार नहीं सकता आदमी, क्योंकि आप बाघ मारने को आपने अपराध की श्रेणी में डाल दिया, बहुत चालाकी के साथ, बहुत, क्योंकि आपको पलायन के लिए रास्ते खुलवाने थे। गड़ियों, अभी एक अंधेरे बंद कमरे में रोशनी की लकीर सामने आई है। दिल्ली के कुछ मित्र लोग हैं, अगर लद्दाख में सोनम वांगचुक लद्दाख में 6वीं अनुसूची लागू करे की मांग कर रहा है, तो दिल्ली के कुछ नौजवान साथी हैं, होने को तो जिस मंच के साथ वो आए हैं वो 5-6 साल पहले भी आया था और लोकसभा चुनाव से पहले आया, कुछ बदनाम भी हुआ कि साहब तो चुनाव से पहले आते हैं, जनता को घर पर गलाते हैं। लेकिन इस बार जो मंच के लोग सामने आए वो अपने साथ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जनपदों की 5वीं अनुसूची को लागू करने की मांग के साथ आई। 6वीं और 5वीं अनुसूची में थोड़ा सा अंतर है। जब अनुसूची 5वीं 6वीं तो निश्चित रूप से सिर्फ संख्या का अंतर नहीं है, उसमें अधिकारों का भी है, लेकिन 5वीं अनुसूची के माध्यम से ही सही मांग को लेकर हम रास्ते में उतरे हैं कि जो 70 में आपने 6वीं अनुसूची हटाई वो वापस कर दो। अब ये लड़ाई, ये मांग, अभी बागेश्वर में जो मकर संक्रांति का मेला हुआ था, उस मेले में दिल्ली के ही ज़्यादा नहीं 2 नौजवान यहाँ आए थे, उनके संग एक पुराने पत्रकार साहब भी थे जिनका अपना अलग संगठन है। तो उन 2 नौजवानों को सवाल संगठन ने बागेश्वर में सहयोग किया था। तो उन्होंने बागेश्वर में सरयू नदी के पानी को लेकर मकर संक्रांति के दिन एक प्रतिज्ञा ली थी कि हम आम जन तक इस मांग को आम जन तक पहुंचाने के बाद सरकार पर दबाव बनवाएंगे। और जिस तरीके से वो लोग बातचीत कर रहे थे, यदि व्यापक प्रचार प्रसार और बृहद संवाद माध्यमों से वो जनता तक अपनी मांग पहुंचाने में कामयाब हो जाते तो निश्चित जानो अगला विधानसभा चुनाव सरकार को बाध्य करेगा 6वीं अनुसूची लौटाने के लिए या 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए। मैं बताऊं, सोनम वांगचुक ने परसों एक बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी वो कागज़ दिखा रहे थे मीटिंग के दौरान, एक पोस्टर दिखा रहे थे जिसमें साफ लिखा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आएगी तो हम 6वीं अनुसूची से आच्छादित करेंगे। अब वही कह रहे हैं कि साहब आप तो ये सुनते ही नहीं हैं, और उन्होंने एक आरोप लगाया कि जो लोग लद्दाख में 6वीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं, पुलिस वाले उनको टेढ़ी भ्रिकुटी से देख रहे हैं, उनको डरा रहे, धमका रहे हैं। ये आरोप सोनम वांगचुक का है। हो सकता है कि वो एक आंदोलन है तो आंदोलन में आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन उन्होंने मंच से इस आरोप को लगाया। निश्चित रूप से जब से दिल्ली के नौजवान, अभी मेरे को लगता है कि पहाड़ में सिर्फ 5वीं अनुसूची का पोस्टर बागेश्वर में ही लगा है, और क्योंकि यही उनका एक बड़ा कार्यक्रम था, मेरे को लगता है कि पहला कार्यक्रम जो सीधे सीधे जनता के बीच में था वो हुआ है। तो उसके बाद LIU अलर्ट है। पिछले दिनों में देख रहा था कि LIU वाले बहुत परेशान थे कि बागेश्वर से कितने लोग दिल्ली जा रहे हैं, जबकि दिल्ली में इसी 5वीं अनुसूची को लेकर जंतर मंतर में 1-2 घंटे का कार्यक्रम किसी तीसरे संगठन का था। तो सुरेश नौटियाल जी हैं, पूर्व में पत्रकार हुआ करते थे अंग्रेजी के अखबारों के। तो जब वो वहाँ बैठे तो बागेश्वर में LIU वाले उन लोगों पर नज़र रखे थे जो 5वीं अनुसूची लागू करने की बात बागेश्वर में कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों को चंदा देने वाले सरमाएदार, कंपनियों के मालिक, पैसे वाले लोग जो चाहते हैं कि पहाड़ भले ही पलायन से खाली हो, अगर खाली हो जाए तो हम पैसा कमाने का साधन पहाड़ को बना लेंगे। वो 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची की मांग करेंगे तो उनकी भ्रुकुटियाँ तो तनेंगी ही तनेंगी, उनकी चिंता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और चिंता बढ़ेगी तो सरकार को परेशानी होगी।
चंदा लेना है, सरकार में बने रहना है, तो जनता नहीं, उनकी परेशानी को अपनी परेशानी मानना होगा जिनके चंदे से आप सरकार बनते हैं। लेकिन आम आदमी अगर वास्तव में चाहता है कि उत्तराखंड से पलायन रुके, मूल निवास का जो मामला है वह हल हो, भूमि का कानून, भूमि के कानून की बात आप करते क्या हैं? यही तो कहते हैं कि बाहर का आदमी यहां जमीन ना खरीद सके, हम बाहर के आदमी को जमीन ना बेच सके, यही तो मांग है। दूसरा, इतनी बड़ी बड़ी खड़िया खदानें खुल गई, ये भूमि के कानून में यही तो मांग कर रहे हैं कि नहीं साहब, जो हमारी जमीन है, नाप जमीन, कम से कम औद्योगिक घरानों के तिजोरी भरने का जो साधन संसाधन है, माइनिंग इत्यादि इत्यादि, रेता बजरी का धंधा, इसके लिए उपयोग ना हो, यही तो मांग है। और इस मांग को पूरा करने का जो रास्ता है वो 5वीं और 6ठी, ये दोनों अनुसूचियां को पकड़कर आगे को जाता है। अभी दिल्ली के लोगों ने जो 5वीं अनुसूची की मांग की है, उसको पहाड़ को समझना चाहिए। और मुझे को तो लगता है, मैं तो साफ साफ कहने की स्थिति में हूं कि पंचायतों का चुनाव 5वीं अनुसूची पर अगर केंद्रित हो जाए और हमारे जिले की पंचायतें 5वीं अनुसूची के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, तो कोई दो राय नहीं कि हम एक अच्छा पहाड़ बनाने के लिए, हमें एक अच्छा पर्वतीय क्षेत्र बनाने के लिए, हमें एक अच्छा पर्वतीय राज्य बनाने के लिए हमारे पास एक अच्छा सुगम सहज सरल रास्ता होगा। 5वीं अनुसूची को लेकर बहुत सारी सामग्री हम इकट्ठी कर रहे हैं और जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे, जनता के बीच में आएंगे, और ऐसे ही एपिसोडों के माध्यम से भी आएंगे जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। फिर मिलता हूं दगड़ी।